हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग भारत की मिट्टी को पढ़ने वाले हैं। और पिछले क्लास में हम लोग भारत की जलवायु वाला जो चैप्टर था उसको पढ़ लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की मिट्टी को। चैप्टर का नाम है भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी। मिट्टी को इंग्लिश में सोइल कहते हैं। मिट्टी को इंग्लिश में सोइल कहा जाता है। और सोइल जो है लैटिन भाषा के सोइल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। और सोलम का अर्थ होता है फर्श। सोइल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, और सोलम का अर्थ होता है फर्श। और जिस विज्ञान में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है उसे मृदा विज्ञान कहा जाता है, यानी पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। और विश्व मृदा दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है विश्व मृदा दिवस जो है मृदा दिवस विश्व मृदा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 ईस्वी को 2015 वर्ष 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है। वहीं अगर बात करें केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में किया गया। 1953 ईस्वी में किया गया है। और जिस मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है उसे स्वस्थ मृदा माना जाता है। स्वस्थ मृदा माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है। भारतीय कृषि मृदा अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को
8 भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। पहला है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। दूसरा है आपका लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। तीसरा है काली मृदा। चौथा है लेटेराइट, लेटेराइट मृदा। और पांचवा है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। छठा है शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। और सातवां है लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। आठवां है आपका पीट या जैव मृदा। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। पहला है जलोढ़, दूसरा है लाल पीली मृदा, तीसरा है काली मृदा, चौथा है लेटेराइट, पांचवा पर्वतीय मृदा, छठा शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, सातवां है लवणीय मृदा और आठवां है पीट या जैव मृदा। सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मृदा को पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के कुल भूभाग का 43% भाग पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है। यानी भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो मृदा है वह जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा जो है भारत के कुल भूभाग के 43% पर पाया जाता है, 43% भूभाग पर पाया जाता है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जो है भारत के कुल भूभाग का 43% भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार जो है, यानी भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जो है, पाई जाने वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है नदियों के जल के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और जलोढ़ मृदा जो है दोआब क्षेत्र में पाए जाते हैं, दोआब क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। और इसीलिए दोआब क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। यानी सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है जलोढ़ मृदा है। यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा जो है, मृदा या मिट्टी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राज्य में सबसे ज़्यादा
जलोढ़ मृदा का विस्तार है। फिर अगर बात करें जलोढ़ मृदा की, तो जलोढ़ मृदा में सभी प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है। जलोढ़ मृदा में सभी प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। सभी प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और जलोढ़ मृदा जिन क्षेत्र में पाया जाता है, जिन क्षेत्र में पाया जाता है, जिन क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि या गहन कृषि को ही जीविकोपार्जन कृषि कहा जाता है, यानी जीवन यापन करने वाली कृषि को ही गहन या जीविकोपार्जन कृषि कहा जाता है। जीविकोपार्जन कृषि की जाती है। और जलोढ़ मृदा में की अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है, चूना की अधिकता होती है। वहीं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की जलोढ़ मृदा में कमी होती है। नई जलोढ़ मृदा को, नई जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। और खादर जो है अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है, अधिक सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। फिर इसके बाद हम लोग अगर बात करें लाल पीली मृदा की, लाल और जलोढ़ मृदा को ही कांप या कछारी मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को ही कांप या कछारी मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को ही कांप या कछारी मृदा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल पीली मृदा को, लाल पीली मृदा को, दूसरा है लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। और लाल पीली मृदा का जो विस्तार है भारत के कुल भूभाग का 18% पर है। भारत के कुल भूभाग का 18% पर लाल पीली मृदा का विस्तार है। और लाल पीली मृदा जो है लाल पीली मृदा का रंग जो है लाल होता है। रंग जो है, रंग लाल जो है, लाल पीली मृदा का रंग लाल होता है। लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण लाल पीली मृदा का रंग जो है लाल होता है। और लाल पीली मृदा जो है
लाल पीली मृदा जो है इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्य में देखने को मिलता है। और लाल पीली मृदा में कपास, मक्का, ज्वार, रागी, चावल, मूंगफली इत्यादि फसल का उत्पादन किया जाता है। और लाल पीली मृदा की प्रकृति जो है, लाल पीली मृदा की प्रकृति जो है अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। और इसकी अम्लीयता को दूर जो है, अम्लीयता को दूर मिट्टी में चूना को मिलाकर किया जाता है। मिट्टी में अम्लीयता को दूर चूना मिलाकर किया जाता है, चूना मिलाकर किया जाता है, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और जो महीन कण वाली लाल पीली मृदा होती है, लाल पीली महीन कण वाली लाल पीली मृदा होती है, वह उपजाऊ होती है। और जो मोटे कण वाली लाल पीली मृदा होती है, वह अनउपजाऊ होती है। फिर अगर बात करें काली मृदा की, लेकिन उससे पहले हम लोग पोषक तत्वों को देख लेते हैं। पोषक तत्व जो है पौधों में वृद्धि के लिए और विकास के लिए आवश्यक होता है। पोषक तत्व को टोटल 18 पोषक तत्व हैं जो पौधों में वृद्धि के लिए और विकास के लिए आवश्यक है। और इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला है प्राथमिक पोषक तत्व, और दूसरा है आपका द्वितीयक पोषक तत्व, और तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर बात करें प्राथमिक पोषक तत्व की, तो प्राथमिक पोषक तत्वों में पोटास, फास्फोरस, पोटेशियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और इत्यादि जो है प्राथमिक पोषक तत्व है। वहीं अगर बात करें द्वितीय पोषक तत्वों की, तो द्वितीय पोषक तत्व जो है मैग्नीशियम, सल्फर और क्लोरीन जो है, कैल्शियम ये द्वितीयक पोषक तत्व है। अगर वही बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत है बोरान, मैग्नीज, सोडियम, क्लोरीन,
और लोहा, तांबा, जिंक और कोबाल्ट जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मिट्टी को काली मिट्टी को और बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी भारत में तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला मिट्टी है। भारत में तीसरा सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। वहीं भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मृदा है। और दूसरा नंबर पर जो पाई जाने वाला मिट्टी है वह है लाल पीली। और तीसरा नंबर पर भारत में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वह है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से और लावा के कारण, बेसाल्ट चट्टान के टूट फूट और लावा के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर मिट्टी कहा जाता है। वहीं काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश राज्य में करेवा के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। और काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है अधिक पाई जाती है। जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, जिस कारण काली मिट्टी में जिस भी फसल का उत्पादन किया जाता है उन फसल को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। फसल को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। जब यह मिट्टी यानी काली मिट्टी जल का अवशोषण करती है, तो गिल्ली और चिपचिपा हो जाती है। चिपचिपा हो जाती है। और जैसे ही इस मिट्टी से जल सूखता है, जल सूखता है तो इसमें दरार पड़ जाता है।
और जोता हुआ प्रतीत होता है। जोता हुआ काली मिट्टी जो है जोता हुआ प्रतीत होता है, जिस कारण काली मिट्टी को ही स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका काला रंग जो है, काला रंग जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और काली मिट्टी में कपास के साथ साथ कपास का तो उत्पादन किया ही जाता है, और उसके साथ साथ गन्ना, गेहूं इत्यादि फसल का भी उत्पादन किया जाता है। और काली मिट्टी की अगर बात करें तो काली मिट्टी में पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लेटेराइट मिट्टी को। लेटेराइट मिट्टी को और काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार जो है ढक्कन ट्रेप के पठार में देखने को मिलता है। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार जो है ढक्कन ट्रेप के पठार में देखने को मिलता है। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार जो है ढक्कन ट्रेप के पठार में देखने को मिलता है। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार जो है ढक्कन ट्रेप में देखने को मिलता है। और काली मिट्टी का जो विस्तार है महाराष्ट्र, कर्नाटक, और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में भी काली मिट्टी का विस्तार जो है देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है आपका लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी जो है भारत के कुल भूभाग के 3.7% भूभाग पर पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी जो है 3.7% भूभाग पर पाया जाता है। और लेटेराइट मिट्टी का जो विस्तार है गुजरात के पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र में देखने को मिलता है। और उसके बाद छोटा नागपुर के पठार में भी लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। और मेघालय के पठार में भी लेटेराइट मिट्टी का विस्तार जो है देखने को मिलता है। और लेटेराइट मिट्टी उन क्षेत्र में ज़्यादा जाती है या पाई जाती है जहाँ पर तापमान अधिक होता है। तापमान और वर्षा जो है अधिक होता है, वहाँ पर
लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और वर्षा अधिक होने के कारण मिट्टी में से सिलिका और चूना का निक्षालन हो जाता है। निक्षालन। और इस मिट्टी में केवल लोहा का ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक के जो है, एल्युमिनियम के यौगिक जो है शेष बच जाते हैं। एल्युमिनियम के यौगिक जो है, यौगिक शेष बच जाते हैं। यानी सिलिका और चूना का निक्षालन हो जाता है, बाहर निकल जाता है इस मिट्टी से, और लोहा का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है इस मिट्टी में शेष बच जाता है। और लेटेराइट मिट्टी का अगर विस्तार तो देख लिए, पश्चिमी घाट के गिरिपाद में, छोटा नागपुर के पठार में, मेघालय के पठार में। और लेटेराइट मिट्टी जो है ईंट के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ईंट के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मिट्टी को कण के आधार पर, मिट्टी को कण के आधार पर बांटा गया है। और उसका व्यास जो है क्या होता है, उसका व्यास जो है क्या होता है। मिट्टी को कण के आधार पर और इसका व्यास क्या होता है उसको देखेंगे। और इसके व्यास को मिलीमीटर में देखेंगे, मिलीमीटर में देखेंगे। इसमें बालू हो गया, बालू। फिर उसके बाद मोटा बालू और बहुत मोटा बालू, महीन या बारीक बालू, महीन या बारीक बालू, बहुत महीन बालू, गाद। फिर उसके बाद रीतिका या कृतिका। अगर बालू का व्यास देखें तो बालू का जो व्यास है 2 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक, और मोटा बालू का जो व्यास है 1 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक, और बहुत मोटा बालू का जो व्यास है 0.5 मिलीमीटर से लेकर 0.25 मिलीमीटर तक, और महीन या बारीक बालू का जो व्यास है 0.25 मिलीमीटर से लेकर 0.10 मिलीमीटर तक। वहीं बहुत महीन बालू या बहुत
महीन बालू का जो व्यास है 0.10 मिलीमीटर से लेकर 0.25 0.05 मिलीमीटर तक। वहीं गाद का जो व्यास है 0.05 मिलीमीटर से लेकर 0.002 मिलीमीटर तक। और रितिका या कृतिका का जो व्यास है 0.02 मिलीमीटर से कम होता है। तो मिलीमीटर से कम होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्वतीय मृदा को 5वां है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो है पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है और पर्वत के ढाल पर पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है और यह पर्वत के ढाल पर पाया जाता है। पर्वतीय मृदा जो है पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत के ढाल पर पाया जाता है। और पर्वतीय मृदा की अगर विस्तार की बात करें तो हिमालय के क्षेत्र में हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय मृदा देखने को मिलता है। उत्तरी पूर्वी हिमालय में भी पर्वतीय मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। फिर दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में भी दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में भी पर्वतीय मृदा पाया जाता है। और पर्वतीय मृदा जो है अवरोध है, यानी पूरी तरह इसका जो है अभी विकास नहीं हुआ है, जिस कारण इसे अवरोध मृदा कहा जाता है। और पर्वतीय मृदा में बगानी कृषि किया जाता है। बगानी कृषि किया जाता है। फिर इसके बाद है आपका शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। शुष्क या मरुस्थलीय मृदा जो है जहाँ पर नगण्य वर्षा होती है वहाँ पर पाया जाता है। जहाँ पर नगण्य वर्षा यानी नग के बराबर वर्षा होती है, नहीं के बराबर वर्षा होती है, वहीं पर शुष्क या मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। और शुष्क या मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है गुजरात राज्य में भी देखने को मिलता है, राजस्थान राज्य में और पंजाब में देखने को मिलता है। शुष्क मरुस्थलीय मृदा जो है कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है, यानी कृषि के लिए अन उपजाऊ है। कृषि के लिए अन उपजाऊ है। और इस शुष्क या मरुस्थलीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके इसे कृषि योग्य बनाया जाता है। जिप्सम का प्रयोग करके इसे कृषि योग्य बनाया जाता है। कृषि योग्य बनाया जाता है। और शुष्क मरुस्थलीय मृदा में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। शुष्क मरुस्थलीय मृदा में वनस्पति का
वनस्पति का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। फिर इसके बाद है 7वां लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। और लवणीय मृदा का जो विस्तार है गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है, और पूर्वी डेल्टाई क्षेत्र जैसे सुंदरवन के डेल्टा में भी लवणीय मृदा देखने को मिलता है। लवणीय मृदा की प्रकृति जो है लवणीय होती है। और लवणीय मृदा जो है इसमें अत्यधिक, और लवणीय मृदा जहाँ पर पाई जाती है उसमें अत्यधिक, यानी उस क्षेत्र में अत्यधिक मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलता है। मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलता है। और हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में लवणीय मृदा का प्रसार जो है तेजी से बढ़ रहा है। लवणीय मृदा का जो प्रसार है अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणीय मृदा का विस्तार पंजाब और हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा है। और जो पंजाब हरियाणा में जो लोड मृदा है वह तेजी से लवणीय मृदा में तब्दील हो रहा है, जिस कारण पंजाब और हरियाणा में लवणीय मृदा का प्रसार बढ़ रहा है। और पंजाब हरियाणा में जलोढ़ मृदा लवणीय मृदा में तब्दील हो रही है। लवणीय मृदा में तब्दील हो रही है, जिस कारण उस क्षेत्र में इसे रेह उस्र या कल्लर के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पीट या जैव मृदा को। पीट या जैव मृदा जो है डेल्टाई क्षेत्र में पानी के जमाव के कारण पीट या जैव मृदा का निर्माण हुआ है। पीट या जैव मृदा का जो निर्माण है डेल्टाई क्षेत्र में जल के जमाव के कारण हुआ है। डेल्टाई क्षेत्र में जल के जमाव के कारण हुआ है। और पीट या जैव मृदा जो है
यह उच्च लवणीय प्रकृति की होती है, उच्च लवणीय प्रकृति की होती है। और इसका स्वभाव जो है, इसका स्वभाव अम्लीय होता है, इसका स्वभाव जो है अम्लीय होता है। और पीट या जैव मृदा का जो रंग है नीला दिखाई देता है, रंग जो है नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि इस मिट्टी में यानी मृदा में फेरस आयरन की उपस्थिति होती है, जिस कारण यह मृदा जो है नीला दिखाई देता है। फेरस आयरन की उपस्थिति के कारण यह मृदा जो है नीला दिखाई देता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे मृदा अवकर्षण को। मृदा अवकर्षण जो है मृदा की उर्वरकता की कमी होना, मृदा की उर्वरकता की कमी होना ही मृदा अवकर्षण कहलाता है। मृदा की उर्वरता की कमी होना, मृदा की उर्वरता की कमी होना ही मृदा अवकर्षण कहलाता है। मृदा अवकर्षण जो है मृदा की उर्वरता का कम होना, मृदा की उर्वरता का कम होना ही मृदा अवकर्षण कहलाता है। और एक है आपका मृदा अपरदन। मृदा जो है कई परतों से मिलकर बना है, मृदा जो है कई परतों से मिलकर बना है, और मृदा के ऊपरी परत का विनाश होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के ऊपरी परत का विनाश होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और मृदा अपरदन की अगर कारण को जाने, मृदा अपरदन के कारण क्या क्या है, तो मृदा अपरदन का जो कारण है निम्न है। एक पहला है अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशुचारण के कारण भी मृदा का अपरदन हो रहा है। दूसरा है वनों की कटाई के कारण भी मृदा का अपरदन हो रहा है। वायु द्वारा मृदा का अपरदन हो रहा है। जल द्वारा भी और हिमपात द्वारा भी मृदा का अपरदन हो रहा है। और छठा है झूम कृषि के द्वारा भी मृदा का अपरदन हो रहा है। और मृदा का अपरदन जो है टोटल 5 चरण में होता है। टोटल 5 चरण में मृदा का अपरदन होता है। बूंद, परत, रील और नालिका और धारा चैनल। मृदा के अपरदन का प्रथम चरण जो है बूंद अपरदन है। प्रथम चरण जो है बूंद अपरदन है, प्रथम चरण। वहीं अंतिम चरण जो है धारा
चैनल अपर्दन है। और नालिका अपर्दन में गहरा गड्ढा का निर्माण होता है, गहरा गड्ढा का निर्माण होता है और उत्खात भूमि का निर्माण होता है, उत्खात भूमि का निर्माण होता है। अगर अवनालिका अपर्दन के क्षेत्र की बात करें तो अवनालिका अपर्दन का जो क्षेत्र है, पहला है शिवालिक के दक्षिणी ढाल में, दूसरा है छोटा नागपुर और राजमहल की पहाड़ी में, और तीसरा है चंबल यमुना दोआब क्षेत्र में, चंबल यमुना दोआब क्षेत्र में भी अवनालिका द्वारा मृदा का अपरदन हो रहा है। चंबल यमुना दोआब में भी, चंबल यमुना दोआब क्षेत्र में भी, दोआब क्षेत्र में भी मृदा का जो अपरदन है अवनालिका अपरदन द्वारा हो रहा है। अगर मृदा अपरदन की रोकने की उपाय को देखें तो इसको निम्न उपाय द्वारा रोका जा सकता है, जैसे पशुचारण पर रोक लगाकर, वृक्षारोपण करके, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाकर। इसको रोकने का उपाय जो है, रोकने का उपाय जो है पशुचारण पर रोक लगाकर, झूम कृषि को प्रतिबंधित करके, झूम कृषि को प्रतिबंधित करके भी, और वृक्षारोपण करके, अत्यधिक वृक्ष लगाकर मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। और कृषि वानिकी द्वारा भी मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। और सामाजिक वानिकी द्वारा भी, सामाजिक वानिकी के सहयोग से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और एक आपका प्रश्न पूछा जाता है, - 2015 ईस्वी में नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा संरक्षण कार्ड योजना को, मृदा संरक्षण कार्ड योजना को - 2015 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से
सूरतगढ़ में मृदा संरक्षण कार्ड योजना को लागू किया है। तो ये था आपका मृदा चैप्टर। और कल की क्लास में हम लोग वनस्पति को देखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग परिवहन को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग भारत की वनस्पति को देखने वाले हैं।